Hello students, today our topic is agricultural diversification. यानी कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो यानी कि अभी भी हमारे यहाँ पे एक सबसिस्टेंस फार्मिंग है। लोगों को सिर्फ अपना जो फार्मर्स है अपनी ही डे टू डे नीड्स को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की नीड है। डाइवर्सिफिकेशन का जो हिंदी मीनिंग यानी कि सिंपल आप कह सकते हो एक विविधता यानी कि वैरायटी लेके आनी, ठीक है। यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन टू टाइप्स की है। एक आपके पास आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी है क्रॉप की प्रोडक्शन में, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना है। सिंगल फार्मिंग, एक एट ए टाइम एक ही मतलब फसल की फार्मिंग ना करके, सिंगल फार्मिंग ना करके मल्टी क्रॉपिंग करनी है, ठीक है। तो दूसरा जो अपने पास जो फार्मर्स हैं जैसे कि ये वीट राइट फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं, उनको फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करके ना करके सिर्फ मतलब कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ये जूट, कॉटन, इनकी प्रोडक्शन भी करनी चाहिए। यानी कि फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, सिंगल फार्मिंग से मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए। दूसरा सबसिस्टेंस फार्मिंग ना करके कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि सिर्फ फूड क्रॉप्स की ग्रो नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही कमर्शियल क्रॉप्स जूट, कॉटन, इनकी प्रोडक्शन भी करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आना। दूसरा आ रहा है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन लेके आना। यानी कि जो आप कह रहे हो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये क्रॉप्स की प्रोडक्शन, क्रॉप्स की जो ग्रो करना, उसी को फार्मिंग नहीं बोलते। एग्रीकल्चर के अंदर और भी यानी कि एक्टिविटीज हैं लाइक एनिमल हस्बेंड्री, जिसको आप लाइव स्टॉक पशुपालन कहते हैं, डेयरी जिसको, ठीक है, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्रॉप्स की ग्रो करना, ये सारे एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन की क्या टाइप हुई, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है, अलाइड एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज और जो अदर अल्टरनेट है उनके बारे में पढ़ना है। जो किसानों ने अपनी लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी कमानी है, उसके लिए उनको एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो डाइवर्सिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में है अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि अलाइड एक्टिविटीज कौन कौन सी हुई आपके पास, यानी कि एक आपके पास यहाँ पे आ रही पहले एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कि आप लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग जिसको हिंदी में आप पशुपालन, क्लियर। दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रही है अलाइड एक्टिविटीज में डेयरीज, ठीक है। तीसरी फिर आपके पास आ रही है यहाँ पे फिशरीज, यानी कि क्लियर। फोर्थ आपके पास यहाँ पे आ रही है हॉर्टिकल्चर यानी कि पशु फ्रूट्स वेजिटेबल की फार्मिंग करना। फिर आपके पास हम इसमें पढ़ेंगे मतलब यानी कि ये अलाइड एक्टिविटीज हैं। अलाइड एक्टिविटीज यानी कि जो फार्मिंग है, जो हमने प्रोडक्शन मतलब जो भी हमने एक्टिविटीज करनी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा आपके पास आएगी नॉन फार्म मतलब एग्रीकल्चर से हटके कोई भी इंडस्ट्रीज मतलब काम करना, कोई भी आपके पास कोई
इंडस्ट्रीज है उसको मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज है उसको मतलब लगाना। तो फिर आपके पास आते हैं अदर अल्टरनेट, जिसके अंदर आपके पास आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अलाइड एक्टिविटीज यानी कि जो एग्रीकल्चर के साथ ही संबंधित हैं, यानी कि इसके अंदर आ गया एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, क्लियर। नॉन फार्म यानी कि और इंडस्ट्रीज लगानी, यानी कि जैसे मान लो आप कह सकते हो इंडिया में जैसे इंडस्ट्रीज छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, लोगों ने अपने घरों में खोली हुई हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग, दिया मेकिंग, पोट्री, ठीक है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं लोगों के अपने घरों के अंदर ही हैं। तो प्लस इसमें ठीक है लोग अपना सिर्फ लाइफ अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है इनमें, ठीक है ना। तो दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं और भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो एक डायनेमिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि ये आपके पास आती हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। एक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज और फूड, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ों का उसकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एग्रो प्रोसेस में दूसरी इंडस्ट्रीज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि कॉटन, जूट, ठीक है। फिर आपके पास और भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि इन सारी इंडस्ट्रीज की तरफ भी मूव करना। और दूसरा तीसरा आ गया आपके पास अल्टरनेट, यानी कि जो आईटी सेक्टर आ रहा है। अलाइड एक्टिविटीज में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक जिसको आप कहते हो, पशुपालन। जैसे कि मेन पशु कौन से हुए आपके पास? काउ, बफलो, ठीक है, शीप्स, पिग्स, गोट, इन सबको मतलब इनकी केयर, रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक किसको बोला जाता है? केयरिंग, रेयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ जो एग्रीकल्चर फार्म एनिमल्स हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल आ गया आपके पास कैटल, काउ, बफलोज, ठीक है, शीप, गोट, फाउल जिसको यानी कि पोल्ट्री जिसको कह सकते हो आप, क्लियर। ये आपके पास आ रही है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ये है कि अभी इंडिया में जो लार्जेस्ट लोगों का जो ऑक्यूपेशन है ना, जो मतलब अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का मतलब जो लोगों का मेन रोजगार है जो पशुपालन, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए। तो यहाँ पे आपके पास कह सकते हो जो 70 मिलियन जो मार्जिनल फार्मर में छोटे छोटे फार्मर है, जैसे कि 70 मिलियन कितना हुआ? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोगों को इसने एक सबसिस्टेंस मतलब वो लाइफस्टाइल दिया है, ठीक है। और आप इसमें आप ये भी कह सकते हो आपके पास जो अगर आप इसका डाटा बनाएं इसका एनिमल हस्बेंड्री का अगर हम डाटा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें अगर ये सबसे ज़्यादा पोल्ट्री जो मतलब 61% जो आपके पास है, 61% है जो पोल्ट्री से है, ठीक है। वो जो 1% आपके पास होना है वो है पिग्स से, लोग पिग्स पालन करते हैं। और फिर आपने यहाँ पे जो दिखाना है आपके पास आ रहा है 20 यहाँ पर इसको ज्यादा कर सकते हो, 61% दिखाना है ना आपने यहाँ पे 61, ये आप ऐसे ले सकते हो, इसको थोड़ा ज्यादा दिखाओ पोर्शन, 61 आप इतना दिखा दो, ठीक है। 50 तो यहाँ तक आऊगा, 61 यहाँ तक ले लो। 61 जो लोगों का मेन जो लोगों का काम है पोल्ट्री, उसमें उसका योगदान है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। 1% आपके पास पिग्स दिखाने हैं आपने, 1% किसका है? पिग्स का है। और ये आपके पास आ रहा है 22% है, ये कैटल्स एंड बफलो है, 22% कैटल एंड बफलोज है। और 16% ये शीप्स एंड गोट्स है, शीप्स एंड गोट्स, ठीक है। और ये 22 कैटल एंड बफलोज है। यानी कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं, पशुपालन को देखते हैं, तो जो पशुपालन में सबसे ज्यादा लोग किसको मतलब कर रहे हैं? पोल्ट्री, जिसको आप मुर्गे ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। 22 कैटल्स वगैरह के हैं, 16 शीप गोट है, 1% पिग्स है। और यहाँ पे जो हमारे इंडिया में आप कह सकते हो यहाँ पे 303 मिलियन कैटल्स थी, ये 200 आपके पास आ रहा है डाटा, 19 है या 17 है में भी, तो 100 मिलियन आपके पास यहाँ पे 110 मिलियन बफलोज जो डाटा है। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यानी कि ये था आपके पास एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा पे आपके पास आ रहा है डेयरी, यानी कि हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, यानी कि मतलब फार्म क्रॉप्स की प्रोडक्शन ना करके दूसरी की तरफ मूव करना, डाइवर्सिफिकेशन लेके आना। दूसरा आपके पास आ रहा है डेयरी मतलब उन एनिमल्स की मतलब रेयरिंग, ब्रीडिंग और ये
केयर करनी जो मिल्क प्रोडक्ट्स जिनसे पैदा होती हैं, मिल्क, फिर आगे उसको प्रोसेस करके उनका कर्ड, पनीर, ऐसी चीज़ों को सेल करना, डायरी, ठीक है। ये भी लोगों ने काफ़ी इसको ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। तो यानी कि इसी कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया अपने कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर, इसी मतलब उसके कारण ही ये जो गुजरात में एक ऑपरेशन फ्लड आया था, ऑपरेशन फ्लड ड्यू टू मिल्क के कारण आया था। लोगों ने क्या किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग के कारण अपनी मिल्क जो मिल्क का उसको पूल एक स्थान पे इकट्ठा लाकर बेचना शुरू किया, तो जिसके कारण वहाँ पे मतलब ऑपरेशन फ्लड आया, ठीक है, जिसको आप ये वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वाइट रेवोल्यूशन आई और वहाँ पे गुजरात की इसी डेयरी के कारण ही उनकी एक सोशल इकोनॉमिक जो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई ड्यू टू डेयरी, ठीक है। यानी कि ये सारे आपके पास ऑक्यूपेशन है कि उनको फार्मिंग ना करके उधर शिफ्ट हो जाना, क्लियर। तीसरा आपके पास आ रहा है फिशरीज, यानी कि डेयरी में आपको वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है ना, वाइट रेवोल्यूशन, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है फिशरीज। फिशरीज का मतलब वो ऑक्यूपेशन आ गया जिसमें फिशेस को मतलब पकड़ना, उनका प्रोसेस करना, फिर उसकी सेल कर देनी, ठीक है। प्रोसेस फिशरीज का क्या हुआ, फिशेस को पकड़ना, प्रोसेस करके फिर उसको सेल कर देना, दैट इज फिशरीज। फिशरीज के अंदर आता है। जो फिशरीज के अंदर आपके पास आ रहा है, जो फिशरीज के आपके पास जो है मेन आपके पास आ रहा है ये, यानी कि जो इनलैंड सोर्सेज है, यानी कि पॉन्ड, रिवर्स, इससे यहाँ पे 65% इनका है, मतलब यहाँ से रिवर पॉन्ड से कहाँ फिशरीज कितनी मिलती है उनको, अगर उनका 100% अगर ले रहे हैं तो 65% वो ले रही है उनके यहाँ से पॉन्ड और रिवर से। दूसरा मैरीन सेक्टर है, जैसे कि सी ओशन है, वहाँ से वो 35% फिशेस को कैच करते हैं। और ये जो फिशरीज है ये अपने जो वो है वाटर है उसको ये मदर, एज ए मदर या प्रोवाइडर ट्रीट करती हैं, बिकॉज वो उसको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करती है, उनको लाइवलीहुड, रोजी रोटी का उनका साधन है। दैट्स वाई दे मतलब कंसिडर वाटर एज मदर और वाटर बॉडीज को प्रोवाइडर, क्लियर है। तो फिर आप डाटा यूज कर सकते हो। जीडीपी में जो है इसका मतलब जो फिशरीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में 0.9% है, ठीक है। तो फिर जो मेन स्टेट कौन कौन सी आपके आती है पूछा जाता है, इंडिया, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, ठीक है। तो स्टिल अभी थोड़ी सी वीमेन पार्टिसिपेशन इसमें फिशरीज में कम है, बिकॉज ऑफ लोगों की जो इमोबिलिटी है, लैक ऑफ नॉलेज है और इलिटरेसी है। तो दूसरा मोबिलिटी, दूसरे प्लेस पे जाके काम करना पसंद नहीं कर सकते लोग भी, इसमें वीमेन पार्टिसिपेशन कम है, क्लियर। फिशरीज और एक जो फिशरीज के रिगार्डिंग थी जो एक रेवोल्यूशन आई, दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन, जिसको हम नील क्रांति भी कहते हैं, जैसे पानी का रंग नीला होता है, नील क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड था 1985 से 1990 तक, 7th 5-year प्लान, ठीक है। तो अब आपके पास आ रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में जैसे ट्यूबर क्रॉप्स हैं, जैसे कि पोटैटो वगैरह है, ये हो गया। अरोमेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि तेल बनता है, ठीक है। ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऐसे प्लांट्स की कल्टीवेशन करना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। बिकॉज हमारे जो इंडिया का ये हमारे लिए ब्लेस्ड थी, जो डाइवर्सिफिकेशन आया ना हम हॉर्टिकल्चर की तरफ, ये एक ब्लेस्ड थे हम इससे, बिकॉज हमारा जो वेदर है, क्लाइमेट है, हर तरह का यहाँ मौसम है, सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़, एवरी टाइप ऑफ वेदर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आपके पास जो था हॉर्टिकल्चर था, इसने आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प की। तो एट प्रेजेंट हम हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो आपके पास क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, क्लियर। तो दूसरा जो भी आपके पास ये थी, जितनी भी जो एक टाइम पीरियड था जो आपके पास आ रहा है ये 1991 से 2003 तक, दैट इज हॉर्टिकल्चर में जो आया टाइम पीरियड रेवोल्यूशन आई, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है ना, गोल्डन रेवोल्यूशन, तब इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्शन हुई। तो यानी कि हम इंडिया का वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं
हॉर्टिकल्चर्स की। तो अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर्स की जो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, पूरे एग्रीकल्चर की जो जीडीपी का जो रोल है उसका 1/3 सिर्फ हॉर्टिकल्चर से ही जाता है जीडीपी का, यानी कि 6% इसकी जो कंट्रीब्यूशन है 6% हॉर्टिकल्चर से जाती है जीडीपी में। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है फिर सारे अल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के बाद फिर आपके पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई आईटी। ये आपसे पूछा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग्स that deals with the use of computers and telecommunication to retrieve, store and transmit information। ये सिर्फ इसकी बुक्स में डेफिनेशन है, यानी कि that branch of engineers that deals with the use of computers and telecommunication to retrieve, store and transmit information। यानी कि सिंपल, जैसे आप गूगल पे अब कुछ भी इस मतलब टाइप करो, कुछ भी पूछना चाहो गूगल से, आपको उसी के समय आपको उसका जवाब गूगल से यू कैन ईजिली मतलब पता लग जाएगा कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, कोई आप कहीं भी बैठे, यहाँ पे कोई मेल भेजनी है किसी को, कहीं आप कहीं बैठे कहीं भी बातें कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप मेरा लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, यानी कि काफ़ी बेनिफिशियल है। और आईटी ने हर सेक्टर में काफ़ी एक जैसे ना क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाई हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आई हैं। कैसे? आईटी सेक्टर्स के कारण हमें जो फार्मर्स हैं उनको पहले रेन फोरकास्टिंग हो जाती है, वेदर की, बारिश का मतलब पता लग जाता है। ठीक है ना, फोरकास्टिंग में कहाँ कोई वो फूड की मतलब वो चल रही है, स्कार्सिटी चल रही है, तो वहाँ जो हमारे पास सरप्लस है हम वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सारा आईटी सेक्टर के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो दूसरा, आईटी सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी की है, लोगों को रोजगार भी मिला है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आईटी सेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा, गवर्नमेंट ने भी एक 2014 में 2014 में गवर्नमेंट ने, ये था आपके पास संसद आदर्श योजना प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने 2014 में संसद आदर्श योजना प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जितने भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, संसद के मेंबर हैं, वो हर मतलब मेंबर अपने मतलब अंडर एक रूरल एरिया है, जो गांव है, उनकी डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट रही है, लेटेस्ट अभी 2014 में। ठीक है, टुडे जो आपका लेक्चर था एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, दो टाइप की, क्रॉप प्रोडक्शन करना और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डाइवर्सिफिकेशन लेके आना। ठीक है, यानी कि अलाइड एक्टिविटीज़ जो आपके सिलेबस में थी। ठीक है, नॉन फार्म मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज भी लगाना और अल्टरनेट आईटी सेक्टर इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, तो लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट 4th में आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट।